देखिए, ये जो भीड़ है ना, ये ममता बनर्जी की मोहब्बत का एक छोटा सा नमूना है। आप देख रहे हैं कि जिस राह से ममता बनर्जी गुजर रही हैं, 5-5, 6-6 किलोमीटर का पदयात्रा कर रही हैं, हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोग उतर के कह रहे हैं, ममता जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप देख रहे हैं कि इस तरह से उनको ज़द-कोब किया गया और एक साजिश के तहत उन पर जो है, एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत उनके साथ जो वाक़या हुआ, उसके बावजूद भी वो ये कह रही हैं कि एक पैर से बंगाल जीतेंगे और फिर 2 पैर से दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। आप यकीन मानिए, जो हम लोग कहते हैं ना कि खेला हौबे, असल में है ये क्या? ये खेला हौबे है क्या? आप जो समझ रहे हैं, जिस तरह से पोलराइजेशन की राजनीति आप कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि वो इतना उनको जहर भरा है, इतना जहर दिया है कि वो तो जाके बीजेपी को वोट देगा, लेकिन वो वोट दे रही है ममता बनर्जी को। और औरतें, ख़वातीन जिसका शौहर बीजेपी करता है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि जिनके शौहर सक्रिय रूप में बीजेपी का कर्मी है, उसकी बीवी को कहा कि तुमको मालूम है ना, मैं बीजेपी का लीडर हूँ, तुम बीजेपी को वोट देना। लेकिन वो रास्ता चल के बोलिए, मेरी बेटी तो 25,000 रुपया कन्याश्री में मिला है और मेरा बेटा को तो 12th क्लास में ममता जी 10,000 रुपया दिए मोबाइल ख़रीदने का। पूरा लॉकडाउन में हम लोग के घर में राशन फ्री में मिला। आप देखें ना, दिलीप घोष के परिवार को भी स्वास्थ्य साथी 5 लाख रुपये का कार्ड मिला। वो जाकर के वोट दे रही है ममता को। अब जब आके कह रहा है, उसका शौहर पूछ रहा है कि तुम किसको दिए? बोले आप तो बोले थे आप बीजेपी का कर्मी हैं। हम तो कर्मी नहीं हैं, हम तो आपकी बीवी हैं। आप बीजेपी के सक्रिय कर्मी हैं, लेकिन मेरा विवेक ये बात मुझे इजाज़त नहीं दे रहा था कि जिन्होंने मुझे, मेरी बेटी को 25,000 रुपया कन्याश्री दिया, मेरी बेटी को साइकिल दिया, और जिसने मेरे बच्चे को 10,000 रुपया मोबाइल के लिए दिया, और जिसने मेरे घर में राशन पहुंचाया, और जिसने मेरे परिवार के लिए 5 लाख रुपया का स्वास्थ्य साथी कार्ड दिया, मेरा विवेक ये कह रहा था, आपने मुझे कहा था बीजेपी को वोट देने का, लेकिन मेरा विवेक ये कह रहा था कि दीदी को वोट दो, मैंने दीदी को दिया। बोले तुमने ऐसा क्यों किया? बोले हम तो आपको पहले ही बोले थे खेला होवे। तो आप ये समझ लो, मैं आपको बड़े ईमानदारी के साथ कह रहा हूं जनाब, जो लोग जितना भी जहर घोलने की कोशिश करें, पूरा केंद्रीय सरकार का जो संस्थाएं हैं, इलेक्शन कमिश्नर से लेके जितनी भी संस्थाएं हैं, पूरा कैबिनेट मंत्रालय और तमाम वजीर आला, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सब लोग, भैया चीटी कहाँ जाती है? शहद की तरफ। तो ज़रूर से ज़रूर लोगों को बंगाल में एक खतरा नज़र आया है। वो कहते हैं ना, हिंदू खतरा में है, कोई कह रहा मुसलमान खतरे में, असल में मोदी जी खतरे में है, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ममता को नहीं रोक पाए तो 24 में हम नहीं रह पाएंगे। और ये वो जो लड़ाई है ना, ये सिर्फ 21 की लड़ाई नहीं है, ये आप जहन नशी कर ले। ये जो लड़ाई है, जो आज फरहाद हकीम साहब के नेतृत्व में ये केला बगान की सरजमी में आपने अपनी ज़ुबान से कहा कि एक सैलाब उमंग पड़ा है, ये सैलाब मोदी को 24 में भसा के ले जाएगा। ये लड़ाई एक साथ 2 लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। 21 में ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई, और 24 में बीजेपी हटाओ देश बचाओ, ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई भी बंगाल, आप तो जानते ही हैं कि मगरबी बंगाल जो है, जो आज सोचता है, सारा हिंदुस्तान कल सोचता है। हम आज की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो कल की तैयारी कर रहे हैं। 21 तो हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, हैं और रहेगी। हम तो लड़ रहे हैं 24 में मोदी को हटाने के लिए, अमित शाह को हटाने के लिए। क्यों? क्योंकि मोदी जी मुझे पसंद नहीं, इसलिए हटाना चाहते हैं? नहीं, आपके जो वादे किए थे 7 बरस में, वो वादे आपने पूरे नहीं किए। आपने जो वादे किए थे वो झूठे साबित हुए। काला धन नहीं आया, बल्कि आपके ज़माने में काला धन 4 लाख करोड़ था, आज 8.5 लाख करोड़ हो गया है। आपने कहा था 15-15 लाख रुपया यूं ही सब परिवार में आ जाएंगे, 7 साल में 15 पैसा भी नहीं आया है। आपने कहा था 100 दिन में महंगाई काबू में कर लेंगे, और बिना कीमत बढ़ाए पेट्रोल, डीजल और केरोसिन तेल जो है कैसे चलाया जाता मैं दिखाऊंगा। 56 इंची का सीना है हमारा, मैं दिखाऊंगा। लेकिन आज बताइए, जब आप प्रधानमंत्री थे 15 रुपया का केरोसिन तेल आज 80 रुपया हो गया है। आज गैस सिलेंडर, कुकिंग गैस 358 का या 400 रुपया का आज जो है 950 रुपया हो गया है। मैं सवाल करना चाहता हूँ कि क्या हम खामोश रहें? क्या 21 की लड़ाई जीत करके हम बैठे रहे? हम मगरबी बंगाल के लोग, हम लोग का ये आज से नहीं हज़ारों साल का इतिहास रहा है कि बंगाल के लोग एहतजाज
आंदोलन और संग्राम के प्रतीक हैं सारे भारतवर्ष में। अंग्रेज़ों की लड़ाई की शुरुआत, अंग्रेज़ को इस मुल्क से भगाने की लड़ाई की जो तारीख़ है वो मगरबी बंगाल से शुरू होती है। और हम बैठे नहीं रह सकते। आज हमारे देश में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। रेल, सेल, बैंक, बीमा, LIC, तमाम लाभजनक जो सनतें हैं, लाभजनक मुनाफा बख्श नेशनल सनतों को कौड़ी के भाव में फरोख्त किया जा रहा है। आज हमारे देश में आपने कहा था साल में 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, आज 7 साल में 14 करोड़ लोगों को रोज़गार देने की बजाय आज हमारा देश बेरोज़गारों का देश हो गया है। एक तरफ गर्व है, कभी खुशी और कभी गम, कहते हैं ना, कभी खुशी कभी गम। एक तरफ खुशी है कि हमारा देश नौजवानों का देश है, सारे कायनात में हिंदुस्तान नौजवानों का देश है, लेकिन वहीं पर गम इस बात की है, ये खुशी है कि नौजवानों का देश है, और गम इस बात की है कि आज पूरे कायनात में बेरोज़गारों के मुल्क में हमारा मुल्क सैर फहरिस्त है। इनके ज़माने में 2.5 करोड़ लोग जो जॉब कर रहे थे वो जॉब लेस हो गए। आप जान रहे हैं, इनके ज़माने में भूखमरी था 18%। हमारे मुल्क में 100 में 18 लोग रोज़ एक बेला खाना खाते थे, 1 टाइम। 2 टाइम खाना खाना चाहिए लोगों को जिंदा रहने के लिए, लेकिन 2014 में 18% लोग एक वक्त खाना खाते थे। आज मोदी जी के ज़माने में 7 साल में ये 36% हो गया है। 18% जो है गरीब जो लोग थे, जो एकदम पिछड़े लोग थे, जो एक बेला जिनको खाना मुयस्सर होता है, वो 18% से 36% में चला है। अभी आप देख रहे हैं मेरे पास डाटा सब है। किसी भी शुबे में मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में कोई भी, चाहे वो तालीम का शुबा हो, चाहे वो स्पोर्ट्स का शुबा हो, चाहे वो सेहत का शुबा हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था की बात हो, किसी भी शुबे में, किसी भी डिपार्टमेंट में मोदी जी ने कोई काम नहीं किया। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ आपको, छोटा सा एग्जाम्पल देना। आज हमारा GDP कहाँ गया? मनमोहन सिंह के ज़माने में GDP था 7.5%। आज हमारा GDP, चलिए लॉकडाउन में तो वो -7.5 में चला आया, वो छोड़ दीजिए। नाउ दिस इज़ द सिचुएशन इन इंडिया रिगार्डिंग GDP। मनमोहन सिंह के ज़माने में प्राय 12.5 के लगभग GDP चला गया था। अभी क्या हो गया? 7.5 GDP। और मैं नहीं कहता, पूरी दुनिया के जितने भी अर्थशास्त्री हैं, माहिरीन माशियत हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की माशियत बद से बदतर ही नहीं बल्कि ऐसी जगह पे पहुंच गई है, हम वेंटिलेटर भी नहीं बोल सकते जनाब। अर्थव्यवस्था हमारे देश का वेंटिलेटर में चला गया। एक अमेरिका के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री ये लिखते हैं, मैंने इंडिया टुडे में भी देखा कि वो लिखते हैं कि मोदी के नेतृत्व में नोटबंदी, GST और आर्थिक नीतियों की वजह कर और प्राइवेटाइजेशन की नीतियों की वजह कर, और यहाँ जो एक नफरत का वातावरण है, इनसिक्योर लोग फील कर रहे हैं। लोग यहाँ पर विदेश से नहीं आ रहे। देखिए, एक बहुत बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक भी बड़ी कंपनियाँ, मल्टीनेशनल कंपनियाँ, हिंदुस्तान के बाहर की जो कंपनियां, कोई हिंदुस्तान में आना चाह रहा नहीं। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में एक नफ़रत का माहौल है, हिंदुस्तान में एक डर का माहौल है, हिंदुस्तान में एक फिरका प्रस्ती का जहरीला जो साया है वो है। आज दुनिया के कोई भी बड़ी कंपनियां वो हिंदुस्तान की तरफ रुख नहीं कर रही हैं। सारी दुनिया ये रिसर्च करके बोल रहा है कि हिंदुस्तान अनसेफ जगह है, हिंदुस्तान में सेफ नहीं है, ना ईसाई सेफ है। अभी आप देखिए, जब आप 3 काला कानून लाते हैं किसान के ख़िलाफ़ 3 काला कानून लाते हैं, पूरे हिंदुस्तान का किसान ये बात कह रहे हैं, ये काला कानून को बातिल कीजिए। आप देखिए, चूँकि अडानी या मुकेश अंबानी, आप ये बातिल नहीं कर सकते। ये बात तृणमूल कांग्रेस नहीं, मैं कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान के लोगों, ये जान लो, मोदी किसी हाल में भी, चाहे जितना भी तहरीक कर लो, पूरा हिंदुस्तान को एक कर लो, पर मोदी की गला की हड्डी है, क्योंकि इनके गले में अडानी और मुकेश अंबानी की हड्डी है। और इसलिए देखिएगा, ये आंदोलन को बर्बाद करने के लिए इन लोगों को कहते हैं खालिस्तानी है। हमारे देश के वज़ीर आज़म, हमारे देश के होम मिनिस्टर ये कहते हैं ये खालिस्तानी है, जबकि हर किसान के बच्चे सरहद पर जो है हमारी देश की रक्षा के लिए अपनी जान की आहुति दे रहे हैं। हिंदुस्तान का ऐसा कोई किसान नहीं है जनाब जिनके घर का एक नौजवान सरहद पर नहीं है। ये तो हमारे लिए, जो हमारे सिख भाई हैं, उनके लिए हम गर्व करते हैं कि एक तो हमें खेतों में अनाज उगा करके जो है हमारा अन्न दाता है, और दूसरा देश दाता है, देश का रक्षा करता है। उन्हें ये खालिस्तानी कहते हैं।
और हमें पाकिस्तानी कहते हैं, ममता बनर्जी को बांग्लादेशी कहते हैं। असल में ये बात आप भी जानते हैं अच्छी तरह से हजरत परवेज़ भाई, और मैं भी जानता हूँ कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है, और नरेंद्र मोदी की अब मौत आई है तो वो बंगाल की तरफ भागा है। और ये बात आप नोट कर लीजिए। मैं जो इतनी देरी से बात कर रहा था कि मोदी जी हमें पसंद नहीं है इसलिए हम 21 की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये तो हम जीत चुके हैं। ये तो दीदी का राज है, यहाँ तो दीदी चलता है। अभी उस बहुत इस्टेब्लिश करने की कोशिश हो रही है, दादा 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 दादा। क्यों? नरेंद्र मोदी कभी बंगाल के दादा नहीं हो सकते। वो बोलते हैं ना गुजरात में मोटा भाई, वो मोटा भाई हो सकते हैं। मोटा भाई माने बड़ा भाई, यहाँ बंगाल में दादा के माने बड़ा भाई होता है। तो गुजरात के मोदी जी कभी दादा नहीं बन सकते। रविंद्रनाथ टैगोर का दाढ़ी बनाने से रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बन सकते। बड़ी अच्छी बात याद आ गई, हमारे देश के प्रधानमंत्री का दाढ़ी बोलते ना दीदी, ओ दीदी, हम लोग कहते हैं मोदी, ओ मोदी। दाढ़ी बढ़ाए जा रहे हो लेकिन जीडीपी कम हो रहा है। दाढ़ी बन रहा है लेकिन जीडीपी कम हो रहा है। रिजर्व बैंक पे हमले हो रहे हैं। हमारे देश के 450-500 बैंक्स जो है आज बंद होने के कगार पर है। जो बैंक नेशनल बैंक है उसको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। हमारे देश के बैंक में जो लोग पैसे रखते थे उन्हें सूद मिलता था, इंटरेस्ट मिलता था, वो इंटरेस्ट भी अब ख़त्म कर दिया जाएगा। यानी कि पैसा रखने के लिए तुमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या निज़ाम तैयार कर रहे हैं। असल में मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के जो किसान, ये क्या हिंदू नहीं है? ये हमारे देश के जो किसान है 65% किसान, ये हिंदू नहीं है। आज उन्हें खालिस्तानी कहा जा रहा है। आपको एक बात और बताएं जिसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है या गोदी मीडिया चर्चा नहीं कर रहा है। हमारे मुल्क में जो बैंक को प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है इसके खिलाफ में 10 लाख मुलाजिम पिछले 45 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। 10 लाख मुलाजिम जो रास्ते पे चले आए। अगर बैंक को प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया तो 10 लाख जो बैंक एम्प्लॉय हैं उसके परिवार में अगर 4 आदमी हैं तो 40 लाख लोगों के घर का चूल्हा बंद होने के कगार पर है। वो एक के बाद एक जितना भी जो बैंक्स देख रहे हैं वो अडानी या मुकेश अंबानी के हाथ में देगा। क्यों? 16 लाख करोड़ रुपया हमारे देश के मुख्तलिफ बैंकों में है। 16 लाख करोड़ रुपया। आप जानते हैं पूरा देश का अर्थव्यवस्था रिजर्व बैंक चलाता है। 15 15 लाख करोड़ रुपया रिजर्व बैंक के पास है, और ये 15 15 लाख करोड़ रुपया ही हमारे देश की मासियत की रीढ़ की हड्डी है। और सिर्फ अकेला बैंक्स के पास में 16 लाख करोड़ रुपया है। तो ये कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना हमारे बैंक को प्राइवेटाइजेशन करके मुकेश अंबानी, अडानी, अनिल अंबानी वगैरह वगैरह इनके हाथों में ये बैंक सौंप करके 16 लाख करोड़ रुपया पर नज़र है मोदी का। एक और आखिरी बात कहते हैं, सोने पे सुहागा हो गया। आए थे हराने दीदी को, कालिक लगाने आए थे दीदी को, अब तो कालिक इनको लग गया, राफेल आ गया। फ्रांस ने कह दिया कि मोदी सरकार के बहुत करीबी शख्स को 52 करोड़ रुपया। फ्रांस के जो वो क्या बोलते हैं उसका, वो डॉलर नहीं, फ्रांस में क्या बोलते हैं उसको, यूरो। तो वहाँ के यूरो के एतबार से सिर्फ बातचीत कराने के लिए, राफेल जहाज का सौदा कराने के लिए बीच के जो दलाल हैं जो मोदी के करीब हैं उनको 52 करोड़ रुपया दिया गया। और फ्रांस का जो कमीशन है, काफ़ी दिनों से ये कमीशन काम कर रही थी। हालांकि आप जानते हैं जब ये बात आया था चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, तो चौकीदार चोर है, चौकीदार ने बड़ी चमत्कारी के साथ इसको टाइम फिक्स कर दिया था। लेकिन जाको राके साइया मार सके ना कोई, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। देखिए चले थे मिटाने दीदी को, अभी राफेल के शकल में मोदी मिटाने का वक्त आ गया है। अब तो राफेल के सैलाब में और तूफान में मोदी और मोदी सरकार बहेगा। इंतज़ार कीजिए। वो कहते हैं ना, आज तक में एक बात बड़ा सुलूद है, ये है बात आज तक, इंतज़ार करिए कल तक। आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये जो राइफल है, बोफोर्स ने राजीव गांधी को तबाह कर दिया था, ये राफेल और ये महंगाई, ये काला धन और ये किसान तहरीक, ये बैंक आंदोलन और ये लोगों के जो गैस सिलेंडर, याद रखिएगा हमेशा, पाप का जब घड़ा भर जाता है उसकी अंत निश्चित होती है। याद रखिएगा, झूठ जितना भी फैलाओ, जैसे जैसे फैलाओ, पर जीत सच की होती है। मोहब्बत और नफ़रत की जो लड़ाई है, मोदी नफ़रत का निशान है, मोदी नफ़रत का सिपाही है। मोदी नफ़रत फैलाने वाला एक ऐसा शख्सियत है जो हिंदुस्तान के लिए और इसकी सेकुलरिज्म के कलंक का टीका है। याद रखिएगा, नफ़रत जितना फैलाना फैलाओ,
नफरत को जितना दिन टिका के रखना रखो, लेकिन इतिहास गवाह है नफरत और मोहब्बत की जंग में मोहब्बत जीतेगा। ममता बनर्जी मोहब्बत का प्रतीक है और नरेंद्र मोदी नफरत का प्रतीक है।